नंबर, लेक्चर नंबर। होमवर्क दिया था डीपीपी नंबर 3। ठीक है। सुनो, ये फर्स्ट फ्लोर से आ गया धोखे में मेरी जेब में। फर्स्ट फ्लोर से 103 ए ब्लॉक। हाँ जी, डीपीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इंटेंसिटी हो गई। तो देखो अभी कोई पॉइंट सोर्स है और इसकी पावर कितनी दी गई है 4 वॉट। इससे आर डिस्टेंस पर वो पूछ रहा है इंटेंसिटी। तो आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए जो भी एनर्जी निकलेगी वो कितने एरिया में जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हैज एनर्जी पर सेकेंड कितनी है 4 वॉट है। तो यूनिट एरिया में एनर्जी कितनी आ जाएगी 4p/4 पाई r²। और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड को क्या कहते हैं इंटेंसिटी कहते हैं। तो p की वैल्यू दी गई थी 4, 4 पाई रेडियस डिस्टेंस कितनी है। क्वेश्चन कहाँ है, सवाल कहाँ गया। 6 इंटेंस 200 मीटर। तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 400। सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 था ये। 7 8 9 हो गया। 10 3 मीटर में 1 मीटर में कितनी हो जाती है 0.9। तो इंटेंसिटी 1 मीटर में कितनी हो गई 0.9 आई हो गई। फिर एक और मीटर में कितनी हो गई 0.81 आई हो गई। फिर एक और मीटर में कितनी हो गई 0.729 आई हो गई। ठीक है। 0.9 होती जाएगी। कहाँ गया सवाल, कहीं खो गया यार। आइए। अच्छा, शुरू में इसकी इंटेंसिटी थी 100 डेसिबल। तो 3 मीटर पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो शुरू में इंटेंसिटी थी 10 डेसिबल log 10 I/I0। ठीक है। और फिर तुम्हें बताना है कितने डेसिबल हो गई है। तो log I/0.729 अयो 0.729 I डिवाइडेड बाय I0। तो घटा दो इसको, घटा दोगे तो 100 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 log बेस 1/0.729 आएगी, आ जाएगी। तो ये यही आ रहा, यही है।
तो 100 माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग बेस, ये हो जाएगा 1000 भागे 729, और ये मेरे ख्याल से 3 की पावर 6 है, पक्का। तो 100 माइनस बीटा इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा लॉग 1003 हो गया, 3 की पावर 6, तो 6 लॉग 3, लॉग 3 की वैल्यू पता है किसी को? 0.4771, सॉल्व कर लो, बीटा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10, 11, यही सेम सवाल तो है। देखो अभी जैसे इंटेंसिटी है आई सोर्स की, जैसे कोई सोर्स है, इसकी पावर है पी, तो अगर मान लो वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है तो इंटेंसिटी यहाँ पर मिलेगी P/4π1² मिलेगी। और अगर मान लो वो r मीटर की डिस्टेंस पर चला गया तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी? P/4πr²। यहाँ पर डेसिबल कितने हैं? 40 डेसिबल हैं। यहाँ पर डेसिबल कितने हैं? 20 डेसिबल हैं। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पर 40 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? log 10 आई की वैल्यू P/4π1² इंटू आई नॉट। 20 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10 log बेस 10 आई की वैल्यू P/4πr² इंटू आई नॉट। घटा के सवाल खत्म। दोनों इक्वेशन को घटाओगे, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 ना हुआ, ठीक है। वही ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि नहीं? रिफ्लेक्शन। तो अभी अगर कोई एक पल्स है, ध्यान से देख लो, कोई एक पल्स है, ये किसी रिजिड सपोर्ट से लौटेगी फिक्स्ड पॉइंट से। तो अभी अगर ये पल्स ऐसे जाएगी तो लौटने वाली पल्स कैसी होगी? डायग्राम बना के दिखाओ, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाना। वेरी गुड, एरो लगाओ उस पर, किधर जा रही है? सही, हाँ सही सही। आई बन गया सबसे, बिल्कुल सही। तो रिफ्लेक्टेड पल्स जो आप दिखाओगे वो कैसी दिखाओगे? ऐसी दिखा दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये पल्स पलट क्यों गई है? क्योंकि ये सपोर्ट रिजिड सपोर्ट है, तो इसके लिए ये कैसा डेंसर मीडियम का काम करेगा, और डेंसर मीडियम से वेव जब लौटती है तो 180 डिग्री फेज में बदलाव आता है, मतलब वेव पलट जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हारा पहला दिन है, तुमको ये समझ में आ रहा है? तुमने वेव पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत? इतनी सी वेव पढ़ी ना, इतनी में इतनी पढ़ ली तो बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से जब वेव लौटेगी तो उसमें फेज का चेंज कितना आ जाएगा? पाई का फेज का चेंज आ जाएगा, तो वेव ऐसे पलट जाती है। ध्यान से सुनना, इस बार मैं इस बार रस्सी को ध्यान से देखना, रस्सी ऐसी है और यहां पर एक हल्का सा छल्ला बना लेंगे। क्या बनाए? छल्ला। कैसा छल्ला है? बहुत हल्का। इसमें यहां पर क्या करेंगे? एक ऐसे करके एक रॉड लगाएंगे, स्मूथ रॉड। ये स्मूथ रॉड लगा दी गई है। अभी ये इसको रस्सी को खींच के रखा हुआ है, छल्ला बहुत हल्का है, तो ये छल्ला कैसे क्या होगा? फ्री होगा चलने के लिए। तो ये फ्री होगा तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकेगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती है फ्री एंड। ये कौन सा एंड हुआ? ये कौन सा एंड था? तो अगर मान लो कोई पल्स मैं यहां पर ऐसे भेज दूं इस पर, तो रिफ्लेक्टेड पल्स अब कैसी होगी? अब ये जो मीडियम है उस तरफ वो रेयरर मीडियम का काम करेगा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वेव कैसे लौटेगी?
छोटी मोटी नहीं हो जाएगी, ये वेव ऐसे ही लौटेगी विदाउट एनी फेज चेंज, क्योंकि ये कैसे बिहेव करेगा, रेयरर मीडियम की तरह। और रेयरर मीडियम से जब वेव पलटती है तो उसके फेज में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो ए आर की वैल्यू क्या होती थी, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 टाइम्स ऑफ AI। अगर V2 की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, कम 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 कम, V2 मतलब दूसरा मीडियम, उसमें वेव की वेलोसिटी, V1 मतलब जिस मीडियम में वेव थी, ये ज्यादा है तो ही A की वैल्यू नेगेटिव आएगी, समझ गए। तो अगर रेयरर मीडियम से लौटेगी वेव तो क्या होगा, फेज में चेंज नहीं आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। चलो फिर से बनाओ, कर लिए सबने, चलिए। अरे रे 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 रे, ये क्या है, अबे ये वेव की आंख है, कौन है ये, तो ये वेव ऐसे जा रही है, ये सपोर्ट फिक्स्ड है, रिफ्लेक्टेड वेव बनाओ, ये वेव की आंख है, अरे आंख भी बनानी है उसकी, किधर है आंख, नहीं नहीं, रिफ्लेक्टेड वेव में आंख कहां है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये जब वेव लौटेगी तो ये लौटेगी तो पहले आंख लौटेगी या पहले पूंछ लौटेगी, पूंछ भी लगा दिए, तो आंख वाला पार्ट पहले रिफ्लेक्ट होगा तो आंख वाला पार्ट आगे मिलेगा और पूंछ वाला पार्ट पीछे मिलेगा, और फिक्स्ड एंड है तो वेव पलट भी जाएगी, सुन रहे हो, तो वेव पलट भी जाएगी और आंख यहां पर दिखाई देगी और पूंछ यहां पर दिखाई देगी और ये वेव ऐसे लौट जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जी बोलिए, चूहा लग रहा है तुमको, अरे यार, चूहा लग रहा है, ठीक है, व्यक्तिगत फीलिंग तो नहीं है कोई, लो चूहा गया, इस बार बताना है, ये फ्री एंड है, कौन सा एंड है, फ्री एंड है, वेव ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड वेव बनाओ, सेम वेव नहीं, मैं फोटो देखना, मैं ऐसे नहीं चलेगा साहब, फोटो बना, फोटो बना, वेव की ये सब देख नहीं रही हो यार, ये ऐसे भूत है, ये ऐसे ऐसे, हाँ 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 हाँ, किधर है इसका मुंह, किधर है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, नहीं बन पा रही, बन गई, तो जब ये वेव लौटेगी तो कैसी लौटेगी, आए, और ये आंख नाक मुंह सब है इसके, और ऐसे लौट आएगी, ये समझ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, हो जाएगा, जानलेवा हमला होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी को याद है, रुको रुको, फॉर्मूले लिखेंगे, रुको, टाइम पास। काइनेटिक एनर्जी, छोटे से टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू 1/2, 1/4 थी मूर्खो, म्यू डी एक्स ए स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम 1/2 म्यू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू 1/4 प्लस 1/4 1/2 म्यू डी एक्स ए स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूले याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बाद के फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। तो अभी हमने बताया पावर का फॉर्मूला, बताओ जल्दी से, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी डब्ल्यू, पक्का, इंटेंसिटी रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी डब्ल्यू, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब,
ठीक है, मुझे याद रखना। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें ये कौन है? एनर्जी डेंसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे कहीं भी इंटेंसिटी मिलती है, ये एनर्जी डेंसिटी होती है, ये वेव की वेलोसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वेव वेलोसिटी ऑलवेज गिव यू, ये फॉर्मूले एज इट इज याद रखना, रट्टा मार दो इनको, भूलना नहीं है किसी को भी, चाहे समझ में आए ना आए। है समझ आ रहा है? ठीक है, जानलेवा हमला होगा, देख लेना हम। ये एक रस्सी है, कौन है ये? स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग का वाई एक्स ग्राफ है। वाई एक्स ग्राफ में आप क्या देखते हो? पूरी रस्सी, किसी समय पर पूरी रस्सी देख रहे हो, समय कितना दिया गया है? कुछ भी दे सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 के अलावा किसी और समय पर भी तो देख सकते हो, लेकिन मैंने t इज इक्वल टू 0 दिया है। तो जब समय रुका होगा तो तुम क्या देखोगे? पूरी रस्सी। एवरी पार्टिकल के बारे में पता है तुमको। अगर मैं रस्सी के कुछ पार्टिकल की बात करूं, जैसे मैंने कहा पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो रस्सी का पार्टिकल नंबर 3 कहां है? ऊपर है ना? और पार्टिकल नंबर 5 कहां है? अपने मीन पोजीशन पर है। अगर मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन बढ़ा के दे दूं कि ये वेव इधर जा रही है, तो वेव के इधर जाने का क्या मतलब है? जो भी मेरा है वो किसे मिलेगा? इनको। जो इनका है वो किसे मिलेगा? अगर वेव इधर जा रही है तो जो इनका है वो अगले दिन किसका होने वाला है? तो इनके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? कुछ नहीं मिलेगा और क्या। तो जो भी इनका है वो कुछ ही पल बाद किसका होगा, और जो मेरा है वो कुछ पल बाद। ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी भाई साहब तुम्हारा, लेकिन उस तुम्हारे बाद। ठीक है, तो अभी अगर तुम देख रहे हो कि y का एक डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से कुछ यहां पर है, तो अब वेव जा रही है इधर, तो इसको जो भी मिलेगा वो किस पॉइंट का मिलेगा? इस वाले पॉइंट का। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर इसको मिलेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे हो जाएगा, तो ये पार्टिकल किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? ये कहेगा देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट अभी कुछ दिख रहा है तुमको, और मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर, ये यहां होने वाला है। तो चौथे नंबर का पार्टिकल किधर गया? ऊपर गया। पांचवें नंबर का किधर गया? पांचवें नंबर का, तीसरे का नहीं पूछा है, पांचवें नंबर का। तो आप कहोगे पांचवें के पड़ोसी को देखो, तो उसका पड़ोसी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो किधर जाएगा वो? अरे यार कमाल कर रहे हो पांडे जी, ये नहीं बता रहे इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वेलोसिटी किधर होगी। अभी आप देखोगे कि ये पार्टिकल की ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके पीछे वाले का डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होने वाला है, इसको ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। दिख रहा होगा। अगर बिल्कुल नहीं दिखता हो तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। कहने दूसरा वाला ले आओ, ये सही रहता है। दूसरा दूसरा ये बढ़िया, दूसरा वाला दो, ये मजा नहीं आया। देखो दूसरा वाला देखो, वेव को मैं हल्का सा शिफ्ट कर दूंगा, हल्का सा वेव को, डिस्टरबेंस को शिफ्ट कर दूंगा। ये हल्का सा डिस्टरबेंस बहुत जरा सा करते हैं, हो गया शिफ्ट। हल्का सा शिफ्ट करते हैं, बहुत जरा सा, एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, तो हल्का सा शिफ्ट करेंगे। हमें पता है कि पार्टिकल रस्सी का ना तो इधर जाता है ना इधर जाता है, दो वाला किधर गया? तो मैं थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ज्यादा शिफ्ट कर देता हूं, इसको थोड़ा ज्यादा शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, अपने को क्या है।
कर दिया जाता शिफ्ट। 2 वाला किधर गया? अब देख रहा है रस्सी किधर आ चुकी है? नीचे। आप कहोगे ये नीचे गया। 3 वाला, अरे यार ये तो रह ही गया। 4 वाला ऊपर गया, 5 वाला ऊपर गया, 6 वाला ऊपर गया, 8 वाला नीचे आ गया। कर लोगे? घबराने की कोई बात है ना। अच्छा, ये सब बातें मुझे करनी ही नहीं थी, मुझे दूसरी बातें करनी थी। श्रेया, कैसी हो तुम? ठीक है, आओ। हाँ, नहीं नहीं, ये बातें नहीं करनी। ये मैं कैसे मिटाऊं यार? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये इतना ही करना था तो दूसरी ही लाइन खींच लेते। ठीक है, देखना है ना, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, एक बार समझेंगे। अभी आप देखोगे पूरी स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग दिखा दे, ये स्ट्रिंग देख रहे हो, और थोड़ा वेलोसिटी का आपको आइडिया है। अगर मैं बोलूं कि वेव इधर जा रही है तो ये पार्टिकल बताओ किधर जा रहा है? पक्का नीचे जा रहा है। अच्छा देखिए क्या होता है, एक साइकिल में 4 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे मानना परंपरा है हमारी, राष्ट्रीय परंपरा है। तो अभी अगर तुमने कहा कि ये पार्टिकल नीचे जा रहा है तो इसके इस साइकिल में कौन सी जगह पर है? 1 2 3 4, 2 में है। हाँ, 2 में। तो अगर ये 2 में है तो ये अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड पर घटते घटते 0, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते 0, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते 0, ऐसे चलता है। इसके पास वेलोसिटी है कि नहीं? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखते हैं? काइनेटिक एनर्जी तो देख ली, पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखोगे? बोले एक आंख बंद करके देख लेंगे, और क्या? हाइट से नहीं देखते, हाइट वाइट नहीं है यहां पर। ये रस्सी ऐसे भी ऑसिलेट कर सकती है, ध्यान रखना। इलोंगेशन से देखेंगे। किससे देखेंगे? इलोंगेशन से देखेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे? कौन है यार ये सुबह सुबह फोन? एक छोटे से टुकड़े को देखोगे आप। अगर आप एक छोटे से टुकड़े को देखोगे तो इसकी लेंथ आपको ये दिख रही है, वास्तव में ये थी। तो इलोंगेटेड है कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? है। बात कर लेते हो? हेलो, अरे तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि काइनेटिक एनर्जी? पक्का सेम? ठीक है। ये पार्टिकल रस्सी का टुकड़ा चलते चलते यहां पर ऐसे आएगा। तो जब यहां पर ये पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी ये फालतू की बात नहीं करूंगा मैं। अड़प 0 हो गई। मैंने तुम्हें एक धोखा दिया है, धोखा। देखो धोखा दे दिया मैंने, देखना ध्यान से। एक्चुअली मैंने जो तुम्हें दिखाया वो वैसा नहीं होगा, ये ऐसे चलते चलते ऐसे नहीं आएगी। ये जब ये पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पर आएगा तो उसका शेप ऐसा होगा। मानो मेरी बात। जब भी कर्व का कोई पार्ट इस एक्सिस को कट करेगा तो उसका शेप ऐसा होगा। कहीं पर भी चेक कर लो, रस्सी में वेव का शेप तो यही रहेगा ना। तो पूरी रस्सी का शेप शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? तो जब ये शेप शिफ्ट होते 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 यहां आएगा तो रस्सी का शेप बताओ कैसा है? तिरछाई तो है यार। अरे पल सही है, रस्सी नहीं है, रस्सी तो, अरे समझ गए, मतलब समझ गए। तो अभी मैंने कहा चलो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है?
मैक्सिमम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के, मैंने कहा अच्छा यहां, अरे बाबा रे, यहां पर बताओ, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी वो भी मैक्सिमम, मैक्सिमम इलोंगेशन है इस समय। इस समय मैक्सिमम स्लोप है कर्व की, कर्व की स्लोप इस समय क्या है? तो ये जो सीधी चीज थी ये मैक्सिमम टिल्ट हो चुकी है, इसकी लेंथ मैक्सिमम बढ़ चुकी है। मैंने कहा अच्छा यहां पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के, छोटे से पार्टिकल के बारे में बताओ। तो अभी आप देखोगे इसकी नेचुरल लेंथ सेम है कि नहीं? ये जो लेंथ थी लगभग, अगर इसको छोटा रखना तो ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर, मतलब एलोंगेशन जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बातें भी नहीं करनी थी मुझको तुमसे, ये तो बातें हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, है ना, कि जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो बराबर होगी, ये सब बातें तो हो चुकी है। जो बातें करनी है वो सुनो अब। ये बीच एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, ऑलवेज, सोचना ही नहीं। एक्स पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव एक्स, एक्स नेगेटिव, मतलब उल्टे होते हैं अपोजिट में। ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन फ्री सिंपल हार्मोनिक नहीं है। फ्री सिंपल हार्मोनिक का मतलब ये कि कोई पार्टिकल पेंडुलम अकेला ऑसिलेट कर रहा है ना, तो वो फ्री ऑसिलेशन हुए। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारा पड़ोसी ऑसिलेशन करने लगे तो तुम्हारे पड़ोसी के ऑसिलेशन क्या होंगे? फोर्स्ड होंगे, प्रलोदित होंगे। प्रलोदित समझते हो? फोर्स्ड, फोर्स्ड, ठीक है। और उसकी वजह से उसका पड़ोसी, तो तुम्हें क्या होगा? अपनी एनर्जी कुछ उसको देनी पड़ेगी। जबकि आइसोलेटेड ही सिंपल हार्मोनिक मोशन करते तो फिर एनर्जी किसी को नहीं देते, तो पूरी एनर्जी कंजर्व रहती। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती रहती। यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे को क्या पूछना था बताऊं? ये बीच में इतने सारे पेज कहां से आ गए? ये कल के हैं क्या? अरे तेरी, ये तो भाई सब गड़बड़ हो गया। क्या कह रहे हो? ये सब आज के नहीं यार, कल के हैं। अबे हटो भैया, आज वाले रोक के बाकी हटा देते ना। ये तो आज का है, ये भी आज का, ये भी आज का, ये नहीं है आज का। अब ठीक है, हो गया। चलो अब देखना, बहुत ध्यान से समझना। अभी मैंने कहा एक पल्स है, एकदम ऐसे जा रही है, और एक दूसरी सिमेट्रिक पल्स है, ऐसे जा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं रस्सी का कुछ हिस्सा दिखा रहा हूं। ये रस्सी बहुत बड़ी हो सकती है, ये किसी किनारे पर बंधी हो सकती है, मुझे कोई मतलब नहीं। ये पल्स ऐसे जा रही है, ये पल्स एकदम सेम पल्स है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो एक समय आएगा जब ये पल्स ठीक एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी, करेंगी कि नहीं? तो जब पल्स ओवरलैप करेंगी तो उस समय जो है ऐसा लगेगा कि, कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि ये नीचे वाली पल्स कहेगी रस्सी से कि नीचे जाओ, ऊपर वाली पल्स रस्सी से कहेगी नीचे आओ, ऊपर आओ, नीचे वाली कहेगी नीचे आओ। रस्सी किधर जाएगी? है? तो रस्सी कैसी हो जाएगी? एकदम सीधी, क्योंकि ऊपर का डिस्प्लेसमेंट नीचे का डिस्प्लेसमेंट वेक्टोरियली ऐड होगा, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इस समय रस्सी एकदम सीधी है, बोलो है। तो इसके पास एनर्जी जो है, इसके पास एनर्जी थी हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ एनर्जी थी। इस वाले पार्ट को छोड़कर, इस वाले पार्ट को छोड़कर कुछ ना कुछ एनर्जी थी। इस वाले पार्ट पर कोई एनर्जी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। अब ये रस्सी सीधी हो गई है, एनर्जी कहां गई? आए, कहां गई? अच्छा ये बताओ, रस्सी में इलोंगेशन है क्या? पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकती। लेकिन एनर्जी तो नॉट नीदर कैन नीदर बी क्रिएटेड
अगर मैं तुमसे बात कर, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रांत, राजवर्धन, हाँ राजवर्धन, तुम्हारा नाम मैं कई बार पूछ चुका हूं, कई बार पूछ चुका हूं। राजवर्धन जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया। देखिए राजवर्धन जी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, हम दोनों की आवाजें इधर से एक दूसरे को क्रॉस करके आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने पूछा राजवर्धन जी, लौट के राजवर्धन जी मेरी तरफ आ जाए, ऐसा हुआ कभी? मेरी आवाज जाएगी इनके, मेरी आवाज इनकी आवाज ओवरलैप करेंगी और एक दूसरे को ऐसे पास करके गुजर जाएंगी जैसे कभी मिली ही ना हो। हाँ हाँ वही तो है ना, दो साउंड ऐसे आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और मिलके ऐसे गुजर जाएंगे जैसे अपनी पूरी प्रॉपर्टीज को कैरी करते हुए निकल जाएंगे, है ना। लेकिन जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे उस समय मामला गड़बड़ है थोड़ा, है ना। तो ये वही हो रहा है कि दो वेव आके एक जगह पर सुपर इंपोज हो रही हैं। सुपर इंपोज जब वेव हो जाएंगी तो जो मिलेगा आपको वो जरूरी नहीं है कि वेव हो, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या है, उसके उसको देखो सुनो, दो वेव जब सुपर इंपोज करती हैं तो अब क्या होता है कि कुछ भी बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिनोमिना हो सकते हैं, लेकिन हम इन दो वेव के सुपर इंपोजिशन को एक दूसरे से मिलने को थोड़े कुछ सरल हिस्सों में बांट के स्टडी करते हैं। जैसे हम स्टडी करते हैं स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं कि नहीं, हम बात करते हैं किसकी, इंटरफेरेंस की बात करते हैं, करते हो। हम बात करते हैं बीट्स, नाम नहीं सुना क्या? बीट्स की भी बात करते हैं। ये तीन है हमारे जीवन में। कौन कौन है? इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव, ये सब दो वेव के या दो से ज्यादा वेव के सुपरपोजिशन से मिलता है, मिलने से होता है ये सब। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सुपरपोजिशन के तीन प्रकार हैं। तीन वो प्रकार जो सहज सरल हैं और जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं, मैथमेटिकली सिंपलर फॉर्मेट में दिए गए हैं, हमको स्पेसिफिक केसेस में बताए गए ताकि हम शुरुआत करें जीवन की तो आसानी से हो। ऐसा ना हो कि पहले ही दिन तुमको जो है इरेशनल रैशनल नंबर क्लास और आप नर्सरी में जो है कि भाई साहब एक और दो के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, सम आर इरेशनल एंड सम आर रैशनल, वहां एक के बाद सीधे दो आ जाता है, इरेशनल। ठीक है, तो अभी सुनो 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 सुनो, यहां पर एनर्जी कौन से रूप में हो सकती है? क्योंकि सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर हैं, अपनी ओरिजिनल लेंथ में है, इसका मतलब है इलोंगेशन तो है ही नहीं। तो वॉट एवर एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी वो कैसी होगी? प्योरली। और यहां पर ट्रेवलिंग वेव के कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे, यहां पर प्रोग्रेसिव वेव के कॉन्सेप्ट। सच बात तो यह है कि स्टैंडिंग वेव को वेव ही नहीं कहते, स्टैंडिंग वेव को वेव ही है ही नहीं वो वेव, फिर भी लोग उसे वेव कहते हैं। वो है तो नहीं, फंडामेंटली वेव वो होती है जो अपने साथ एनर्जी और मास को ट्रांसपोर्ट करती है। तो स्टैंडिंग वेव को लोग वेव क्यों कहते हैं फिर? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पांडे, ठीक है। पांडे मतलब पंडित होते हैं क्या? तो ये देखिए, ये क्या हो गया? अच्छा मेरी बात तो सुन लो, आपको पांडे जो पंडित वाला जो उपाधि मिली है, आपको वेदों के नाम पता है चारों? सबसे पुराने वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद कौन सी कंट्री के किस ग्रंथ से पूरी तरह से मिलता है? नहीं पता। संस्कार बताओ कितने होते हैं? 18 संस्कार में से कोई तीन गिनाओ।
नहीं पता, मतलब आप पंडित नहीं है। अरे पंडित होने के लिए तो वो पता होना चाहिए ना यार। ठीक है, तो सबसे बेहतर पंडित क्लास में मैं ही हूं। ऑब्वियसली, रिलेटिवली मुझे ज्यादा ज्ञान है। तो ज्ञान पंडित का मतलब वही होता था ना जो धर्म के बारे में जानता हो। एक मिनट, हाँ। ऐसे नाम नहीं पता है, बाकी के अल्लाह के संस्कार हम पूरे करते हैं। ये सीधे एक संस्कार पर इनका फोकस रहता है, अंतिम संस्कार। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, सुनो, जाती नहीं है, बस वही वाला करती है जिसमें जाना ही नहीं होता है। जाने वाले में इन्हें कुछ नहीं पता है। चूड़ामणि संस्कार कब होता है? जाने दो। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, पहली बार नाम सुन रहे हैं। स्टैंडिंग वेव को जो नाम वेव मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि दो वेव जब अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, सुपर इंपोज करती हैं, तो अभी जो पेरेंट वेव है वो स्टैंडिंग वेव की पेरेंट वेव प्रोग्रेसिव वेव्स है ना। तो पेरेंट्स के बेसिस पर अगर किसी को नाम मिलेगा तो वो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो स्टैंडिंग वेव का जो ये वेव नाम मिला है इसको, ये इसका सर नेम है, ये इसने खुद नहीं कमाया है। हाँ, माता पिता की वजह से मिल गया है, क्योंकि इसके जिनसे ये बनी है स्टैंडिंग वेव, वो वास्तव में कौन सी वेव थी? प्रोग्रेसिव वेव थी। वेव इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। वेव का मतलब ही प्रोग्रेसिव है, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे, जो मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे। खैर, अभी उस पर रुकेंगे हम। तो अभी यहां पर एनर्जी कौन सी हो गई? प्योरली काइनेटिक। हम तीन हिस्सों में सुपरपोजिशन को पढ़ेंगे। पहले सुपरपोजिशन देखेंगे क्या होता है, फिर उसको तीन हिस्सों में बांटेंगे, फिर स्टडी करेंगे। बांटने के हमारे अंदाज थोड़े से बहुत सिंपल सिंपल से। इंटरफेरेंस जब हम पढ़ते हैं तो जैसे मैंने कहा, एक सोर्स है कोई S1, एक दूसरा सोर्स है S2, किसी पॉइंट पर वेव जाएगी, S1 से भी जाएगी, S2 से भी जाएगी। ये दो वेव जाके किधर मिलेंगी? किसी पॉइंट पर मिलेंगी। दो वेव मिलनी है तो पक्का तीनों केस में ऐसे ही मिलेंगी। अरे वेव जाएगी किसी एक जगह से, सोर्स से जनरेट होगी, दूसरे सोर्स से जनरेट होगी, कहीं मिलेगी। ये तो हो गया सुपरपोजिशन। लेकिन फिर इसे इंटरफेरेंस क्यों कहेंगे और कब कहेंगे? तो देखिए क्या होता है, खास तरह का डिफरेंस जनरेट करते हैं। हम कहेंगे कि अगर इसके रास्ते X1 और इसके रास्ते X2, इनके पाथ लेंथ में अंतर होने की वजह से अगर इनके फेज में अंतर आए, जैसे कोई एग्जांपल मैंने कहा कोई वेव ऐसे है, तो अभी मैं कहूंगा इस पोजीशन पर फेज अलग है, इस पोजीशन पर फेज अलग है, इस वाली पोजीशन पर वेव का फेज अलग है कि नहीं? तो ये X1 के कारण यहां पर वेव का फेज, पहली वेव का फेज, और X2 के कारण दूसरी वेव का फेज का जो फेज का जो अंतर आ रहा है, वो अगर किस वजह से आए? केवल और केवल पाथ डिफरेंस की वजह से आए। तो ऐसे फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस के नाम से पुकारते। किस नाम से पुकारते? इंटरफेरेंस के। अब बात आती है स्टैंडिंग वेव को हम किस कब कहेंगे? दो वेव मिलेंगी, और वो मिलेंगी तो इंटरफेरेंस भी हो सकता है, स्टैंडिंग वेव भी हो सकता है, और बीट्स भी हो सकता है। तो इंटरफेरेंस में कंडीशन क्या है कि दो सुपर इंपोजिंग वेव्स आर हैविंग फेज डिफरेंस ओनली बिकॉज ऑफ पाथ लेंथ। केवल पथांतर, पथ के अंतर के कारण अगर कोई फेज का अंतर आए, पथ समझते हो? पाथ, पाथ, पाथ को हिंदी में क्या कहते हैं? पथ कहते हैं, पथ। ठीक है। स्टैंडिंग वेव में क्या होती है कि दो एक जैसी वेव ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगी और मिलेंगी। तो अगर ऐसे दो वेव आई तो जब ये सुपर इंपोज होंगी तो ये पॉइंट ऐसे और ऊपर उठ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव में क्या है? मेनली क्या कॉन्सेप्ट है? ऑपोजिट डायरेक्शन वाली वेव मिलेंगी। बीट से क्या है? इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन की समस्या नहीं है। इसमें बीट्स हम लोग सुनते हैं साउंड वेव में, कभी कभी रेडियो बजा रहे होते हैं,
रेडियो बजा रहे होते, तुम लोग तो नहीं बजा रहे होते रेडियो। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, तो कभी वो मुश्किल होता है। वो वाला बजाया, वो घुमा घुमा के उसको एएम में ट्यून करते रहते हैं, पता लगा एक साथ दो दो लोग दो दो गाने एक साथ सुनाई दे रहे हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि दो रेडियो जो आसपास की फ्रीक्वेंसी के होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, तो एक तीसरा गाना सुनने को मिलता है। ठीक है, तो वो कैसे सुनने को मिलता है उसे हम अभी सुनेंगे, बाद में कभी देखूंगा मैं यहाँ पर। तो बीट्स का मतलब है कि दो वेव जो सुपर इम्पोज करें, ध्यान से सुनना, दो वेव जो सुपर इम्पोज करें उनकी फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी में छोटा सा अंतर हो। क्या हो? तो दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में छोटा सा अंतर हो, जब वो आपस में मिलेंगी तो आपको जो भी सुनाई दिखाई देगा उसे, उस फिनोमिना को आप कहते हो बीट्स। क्या कहते हो? तो बीट्स बेसिकली कैसी दो वेव के मिलने से जनरेट होगी? जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत छोटा सा अंतर हो। ज्यादा अंतर वाली वेव मिलेंगी तो फिनोमिना तो वही रहेगा, लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, चलो हम अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर चलेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने को मिलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ग्रेविटेशन में पढ़ने को मिलता है। पढ़ने को नहीं मिला था? मिला था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बोलता है कि अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच, इसकी वजह से इस पर एक फोर्स आया F1, इसकी वजह से, ये तो उल्टा आ गया, इसकी वजह से इस पर एक फोर्स आया F1, इसकी वजह से इस पर एक फोर्स आया F2, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F2 होगा। इसमें कौन सी बड़ी? ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये किस पर लागू होता है? फोर्स पर लागू होता है। फोर्स पर लागू होता है ना, फोर्स को जोड़ सकते हो आप कि नहीं जोड़ सकते? तो अभी अगर मान लो कि फोर्स को जोड़ सकते हो, और अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, किसके प्रोपोर्शनल हो? फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट पर भी लागू हो जाएगा? जैसे फोर्स जुड़ेंगे वैसे डिस्प्लेसमेंट जुड़ जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक वेव है y1 इज इक्वल टू, मान लो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a साइन, 2a कर लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 4। एक तीसरी वेव है y3 इज इक्वल टू 3a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3। और चाहिए? बस बहुत है। इन तीनों को जोड़ेंगे, एक जगह पर ये मिल रही है, किसी एक समय पर एक जगह पर ये वेव मिलती है। मिलने के लिए दो बातें जरूरी हैं। हाँ, जगह भी वही होनी चाहिए, समय भी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहने लगे हम तुमसे 12 बजे, तुम हमसे 1 बजे मिल लेना, मैं तुमसे सिटी मॉल पे मिलूंगा, तुम मुझसे एरोड्राम पे मिल लेना। ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे ये वाली मुलाकातें ठीक नहीं है भाई साहब, है ना? वो वीडियो, ये भाई साहब गरीब आदमी वीडियो कॉल करेगा। अब इनको मैं जोड़ूं कैसे? तो मुझे जोड़ने की मैथमेटिक्स बताई गई थी कि y इज इक्वल टू, आप ऐसा करना, y1 प्लस y2 प्लस y3 लिख लेना, और इन जोड़ के, इनको सबको जोड़ के इसको कुछ इस रूप में ले आना, पाई या पाई नॉट या कुछ भी, जो भी मन करे, डेल्टा पाई, इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिखें अब हम? तो मेरे पास बहुत सारी मैथ्स है, लेकिन मैं सबसे सिंपल वाली यूज करूंगा। कौन सी मैथ्स यूज करें? फेजर। फेजर एक नई मैथ्स बनाई गई, लोगों ने कहा कि जोड़ना सिखाएंगे। फेजर, फेजर। तो फेजर बनाएंगे तो कब बनाएंगे? मैं एक फेजर की कंडीशन चुन लेता हूं। फेजर समझते हैं सब लोग? सारे लोग नहीं? जैसे मान लो तुमको कुछ दे दिया गया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अगर, सॉरी सॉरी, ये y लिखो, वहां भी x यहां भी x। मैंने कहा x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का फेजर बनाना है। क्या बनाना है? x इज इक्वल टू, उसके लिए पहले एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं।
पहला काम क्या करते हैं, एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, फिर एक लाइन भी फिक्स कर लेते हैं, एक पॉइंट और एक लाइन। अब क्या करते हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, इस एम्पलीट्यूड के नाप का एक सर्कल बनाना पड़ता है। समझ रहे हो? एम्पलीट्यूड के नाप का एक सर्कल बना लेंगे हम, सेंटर इस पॉइंट को लेते हुए। बन गया? इसका रेडियस कितना लिए हो आप लोग? ए के बराबर लिए हो। अब ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 0 का फेजर बनाओगे तो ये टर्म तो खत्म। ये कितना आ गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। कब बनाए फेजर, किस समय पर बनाए? t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक रहेगा? तो t इज इक्वल टू 0 पर इसको ऐसे दिखा देंगे a। अच्छा, अगर मैंने कहा कि मुझे ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई 2 पर फेजर बनाओ, मतलब दूसरे शब्दों में वो गंदे तरीके से पूछेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा जब है, इस समय पर फेजर बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? तो एंगल कितना घूम गया है ये, अरे गलत बना दिया, आई एम सॉरी। अरे यार, ये तो पूरा गलत हो गया। हटो 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 हटो। टी इज इक्वल टू 0 पर फेजर क्या था? 45 डिग्री था ना एंगल। तो एंगल कितना एंगल बनाएंगे? हाँ 45 डिग्री, आई एम सॉरी। तो ये ऐसे कुछ फेजर बनेगा और ये एंगल कितना दिखा दोगे? पाई बाई 4। ये कब की बात है? जब टी इज इक्वल टू 0 है। मैंने कहा अच्छा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पर फेजर बनाओ, तो ओमेगा टी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये बन गया तुम्हारे पास 90 डिग्री, ये बन गया 45 डिग्री। तो 45 से अभी और कितना आगे जाना है? तो बस तुम दूसरा फेजर बना दो। तुम कहोगे भैया लो अगले टाइम का फेजर ले लो। ये फेजर कौन से टाइम का है? टी बराबर पाई बाई। ऐसे तुम किसी भी एंगल के लिए फेजर बना सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का फेजर दिख गया? दिख गया। फेजर बना लेंगे। अब मैंने कहा देखो मैं फेजर तो बनाना सीख गया हूं थोड़ा बहुत, इन सब के फेजर बना के मुझे नेट एम्पलीट्यूड चाहिए। तो पहले मैंने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, फिक्स्ड लाइन ले ली। अब मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स सबको क्या ले लेता हूं? 0। इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, किसी मोमेंट पर किसी जगह पर बनाना होगा। पहले वाले का फेजर किधर बनेगा, कितना एंगल है उसका? तो पहले वाले का फेजर तुमने बना दिया, तुमने कहा यार ये ए एम्पलीट्यूड का ऐसे बना दो। दूसरे वाले का फेजर किधर बनेगा और उसकी लेंथ क्या लोगे? 2a के बराबर। और ये एंगल कितना ले लोगे? 45 डिग्री। तीसरे वाले का फेजर कहां बनेगा? 60 डिग्री पर बनेगा। और लेंथ क्या होगी? अब तो जगह ही नहीं बची। आओ नीचे आओ, इधर आओ। तीसरे वाले का फेजर बना, तीसरा वाला ये आ गया 3a। इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, इनको जोड़ेंगे कैसे? तो पहले एक काम करते हैं, रिजल्टेंट को मैं दो हिस्सों में बांट लेता हूं। मैं कहता हूं इधर का रिजल्टेंट x नाम दे देते हैं, इधर का रिजल्टेंट y नाम दे। x की वैल्यू बताओ, x कंपोनेंट सबके जोड़ दो। a प्लस 2a कॉस प्लस 3a कॉस, x की वैल्यू मिल गई। मैंने कहा y वाले कंपोनेंट जोड़ दो। पहले वाले को तो आएगा ही नहीं, दूसरे वाले का बोलो। 2a साइन 45 प्लस 3a साइन 60। x मिल गया, y मिल गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नॉट की वैल्यू कैसे बताओगे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो तुमने कहा देखो ऐसा है कि मेरे पास x आ गया, y आ गया, इनफैक्ट मेरे पास ए नॉट भी आ गया। इस ए नॉट के बारे में अगर मैं थोड़ी सी अलग से बात करूं तो आप कहोगे देखिए क्या है कि यहां पर कुछ एक्स नॉट आया होगा, एक्स आया होगा, यहां पर कुछ ऐसे वाई भी आया होगा कैपिटल में, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इधर आया होगा। इसका भी एंगल कैसे मिलेगा? फाई की वैल्यू कहां से लाओगे? टेन फाई की वैल्यू बताओ। तो तुम कहोगे यार ये लेंथ कितनी है, वाई है, ये एक्स है, तो टेन फाई क्या हो जाएगा? पक्का? तो तुम कहोगे यार मेरे को फाई भी मिल गया, और फाई में तुम्हें क्या मिला है? टेन फाई की वैल्यू क्या है? वाई अपॉन, अरे रे रे क्या लिख रहा हूं मैं, वाई अपॉन एक्स। क्लियर रहेगी बात? एक छोटा सा सवाल देंगे, कर दोगे? पक्की बात है? 15 सेकंड, ये हटा दे।
तुमको दिख रहा है? जल्दी, ये समझ में आ रही है बात? एक सवाल देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? जानलेवा दे दें? नहीं, छोटे से दे दें। गरीब एकदम। चलो देते हैं। डन। ये सुपर पोजीशन हेडिंग थी यार पैसे। सुपर पोजीशन। ठीक है, चलें? चलो, लो, बहुत सिंपल सा देते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 4 कर लो। चलो, पाई बाई 4। y1, y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4। 2a कर दो इसको। चलो बताओ रिजल्टेंट। खत्म, टाटा बाय बाय। जोड़ नहीं पा रहे? बोले धोखा कर दिया, हमारे अपने में कॉसाइन साइन लिए थे, हमारे में कॉस कर दिए गए हैं। कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, हो गया। ना हो पाएगा। मैथ्स बहुत प्यारी चीज है, उसको बस उसको फील करो। 3√2। कितना आया कोई बता दो। अरे एंगल ऐसे मुझे ये चाहिए था यार, ऐसे y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। मुझे इस ए नॉट की वैल्यू चाहिए थी और इस फाई की वैल्यू चाहिए थी। फाई की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4। ठीक है, मैं बनाऊं अब? मैं बनाऊं? आ गया? नहीं आया? अरे देखो, मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना। तुम लोग साइन कॉस समझते हो ना? ठीक है, तो देखिए क्या है कि ऐसे एक लाइन तुमने ली थी, रिफरेंस लाइन, एक पॉइंट लिया था। ए बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री पर तुमने ए बना दिया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? अब दूसरा टर्म कॉस में आ गया यार। सुनो तो, अरे मैं नहीं बदलता इसको, मैं इसको यहीं कर दूंगा ऐसे। ओ, कोई नहीं सुन रहा है। इधर ही सुनना है, इधर ही सुनना है, इधर इधर ही सुनना है। अच्छा, अभी तुम लोगों की बॉक्सिंग हो गई? अच्छा अच्छा, ध्यान से देखना, इधर बोर्ड पर नजर रखना। अगर अगर तुम्हें दिया होता cos y2 की वैल्यू, ध्यान से देखो इधर, ए समथिंग cos कितना दिया था, y2 इज, अगर ये दिया होता cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो तुम ये कहां बनाते? तो तुम 2a इधर बना देते ना यार। अरे 90 डिग्री cos में ऐसे 90 डिग्री आगे तो जाते हैं cos में, नहीं जाते? साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा नहीं होता? तो कॉस में इधर चले जाते, लेकिन अभी मैं इधर नहीं जा सकता क्योंकि इसमें पाई बाई 4 ये पीछे ले गया है। मैंने कहा अगर ये पाई बाई 4 पीछे ले गया है तो मैं इसको पाई बाई 4 पीछे ले आऊंगा।
मैं इसको यहां ले आऊंगा। सुन रहे हो ना तुम? लो, सुन ही नहीं रहे। तो अभी मैं 2a को यहां पर जो इधर बनाता था कॉस में, अगर -π/4 है तो पीछे, प्लस में समथिंग है तो आगे। समझ जाओ यार, इसमें कन्वर्ट ही नहीं करना होता है। बहुत आसानी से आप कहोगे कि ये वाला जो 2a है, ये 2a इधर ही आएगा और कितने एंगल पर आएगा? इधर से 45 मतलब इधर से 45। तो टोटल कितना हो गया? अरे 3a हो गया यार, ये नहीं चमका। इसमें तुम्हें वो sin 90 प्लस थीटा माइनस थीटा गरीबी में जीने की जरूरत ना है। समझ गए? अगर मैं यहां पर -π/4 कर देता तो तुम ये जो a वाला था इसको नीचे बना देते, प्लस π/4 के तुम ऊपर ले गए। कॉस में होता सीधा बनाते, माइनस होता पीछे लाते, प्लस होता आगे ले जाते। साइन और कॉस के अलावा मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। कितना मेरा नीरस जीवन है यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। हाँ, अभी मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, लेकिन मैं समझ गए ना मेरी बात। अभी मुझे वैल्यूज बताओ जल्दी जल्दी। तो y इज इक्वल टू कितना दिख रहा है तुम्हें? 3a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/4। इजी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं गंदा सा दे दूंगा, जो डेरिवेशन भी है वो तुम्हें करना होगा, करोगे? चलो आओ, सुपर पोजिशन के दो सिचुएशन ले लेते हैं। एक वेव है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी वेव है y(a1), y2 इज इक्वल टू दिया गया है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा फाई। व्हाट इज डेल्टा फाई? दोनों वेव के फेज, ये फेज कहलाता है। ये पूरा कौन है? फेज है। ये पूरा कौन है? इनका फेज का अंतर क्या है? डेल्टा फाई है। जल्दी से फेजर बनाओ, इन दोनों को जोड़ो और मुझे y की वैल्यू कुछ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ फाई नॉट इस रूप में लिख दो। मुझे मेनली ये चाहिए। तुम ओरल करना चाहो ओरल करो, लिख के करना। a की वैल्यू और a2 cos फाई कहां गया? x अकेला बता रहे हो, y को भूल गए। तो तुमने पहले a1 ऐसे बना दिया था, फिर कितने एंगल पर a2 बनाए हो? पाई के डेल्टा पाई, डेल्टा फाई। तुमने a2 इधर बना दिया और इसका एंगल कितना लिया? डेल्टा। तुम इसे फाई लेना चाहो तो ले सकते हो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है ना। डेल्टा फाई दिया है तो डेल्टा फाई ले रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी जल्दी से मुझे यहां पर बताओ x की वैल्यू a1 प्लस a2 cos डेल्टा फाई। चलो y की वैल्यू a2 साइन फाई। चलो साइन फाई नहीं यार, साइन डेल्टा फाई। चलो जल्दी से मुझे a की वैल्यू बताओ, a स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर। आ भी गया? बोलो 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 क्या है? a1 स्क्वायर, इसमें तो होल स्क्वायर लगेगा और इसमें हाँ ए सॉल्व कर दिया तुमने। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? 100%। ठीक है, सिंपल है, ये तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे चलें। चलो आगे चलें, चलें। चलो, यहां पर एक सोर्स है S1, यहां पर एक दूसरा सोर्स है S2। ठीक है, इसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इस वाले वेव, इस सोर्स से जो वेव निकलेगी डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, उसको बोल रहे हैं y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी
प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई कर लो, प्लस पाई कर लिया। सुन रहे हो ध्यान से? अभी ये वेव यहां से चली, कोई वेव हर दिशा में चलेगी। मैं किसी एक जगह पर जाके बात करूंगा। मैंने कहा यहां से वेव चली 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 यहां गई, यहां से वेव चली 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 यहां गई, इसने चली x डिस्टेंस, ये भी चला x डिस्टेंस। तो यहां पर तुम्हें जो वेव मिलेगी वो क्या होगी? तो तुम लिखोगे, मैं बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, मैं तुम लिखोगे यहां पर जो वेव आएगी वो तो सोर्स के ऑसिलेशन की इक्वेशन थी। तुम यहां पर जो वेव लिखोगे वो लिखोगे y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x बाई v। अरे लिख दो यार, ऐसे भी कहना रहे, नहीं लिख सकते, भूल गए सब कुछ, भूल गए, नहीं भूले। इधर से x चलती है तो टाइम लगेगा ना आगे, तो टाइम उसको माइनस करना पड़ता है टाइम को। ये डेल्टा टी है, ये x बाई वी, टी माइनस डेल्टा टी का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे हम लोग। तो टी समय में जो समय एक्स्ट्रा इसको लग गया वो हटाना पड़ेगा। इस वाली वेव की इक्वेशन बोलो y1 डैश कर y2, हालांकि ये पार्टिक वो सोर्स की थी और ये वेव की, खैर कोई बात नहीं, बोलो 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 बोलो। ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस पाई। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो, तो आपने कहा ऐसे फालतू के काम मत करो, जोड़ने वोड़ने के काम। अभी देखो इनको अगर आप ऐसे थोड़ा और अच्छे से, आप लोग पता है आपको, ये ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाता था, ये वेव हो जाएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वाली वेव क्या हो रही है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। मैंने कहा मुझे यहां रिजल्टेंट वेव चाहिए, नेट वेव, बताओ क्या आएगी? मजाक मत करो यार। हाँ क्या आएगा रिजल्टेंट, बोलो। ऐसे कैसे हो सकता है यार, दो लोग मिले और मिलने के बाद कुछ मिले ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या आ गई? अगर इस वेव के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी थी मान लो I, इस वेव के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी थी I, तो यहां पर नेट इंटेंसिटी क्या मिलेगी तुम्हें? 4i मिलेगी। वेव ही नहीं मिल रही तो फिर 4i का की रिजल्टेंट वेव क्या है? 0 है। तो नेट इंटेंसिटी क्या है? 0 क्यों है? वेव ही नहीं है, वेव ही नहीं है तो 0 ही होगा। तो अभी एनर्जी आई थी, यहां से भी आई थी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां गई है? यार 0 हो गई, ये बात मुझे समझ में आती है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, तो ये तो बड़ा बुरा हुआ यार, अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा चलो दूसरी जगह चलते हैं, कहीं और चलते हैं, किसी और पॉइंट पर चलते हैं। मैंने कहा यहां पर एक पॉइंट लेते पी, सुना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये यहां से भी एक वेव चलते चलते यहां पहुंची, यहां से भी एक वेव चलते चलते यहां पहुंची। ये वेव यहां से जिस कुछ एक्स डिस्टेंस चली, कितनी चली? एक्स, और ये चली एक्स प्लस लेमडा बाई 2, लेमडा समझते हो? तो कौन से वेव का रास्ता बड़ा है? पक्की बात है। मैंने कहा यार मुझे ना उस पी पॉइंट पर फिर से वेव चाहिए, फिर से वेव चाहिए। मैंने कहा आप तो भाई साहब धोखा हो रहा है, ये तुम लिखोगे कि ये वेव इधर से कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, यहां पर जो वेव मिलेगी y1 डबल डैश नाम लिख लो, ए आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? साइन आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, टी की जगह क्या लिखोगे? टी माइनस एक्स प्लस लेमडा बाई 2 बाई वी, ठीक है। इस वाली वेव की इक्वेशन y2 डैश ए साइन ओमेगा टी माइनस बस एक्स बाई वी प्लस, अरे 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 डिब्बा बंद क्यों कर रहे हो, प्लस
प्लस पाई 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 पाई। ये दिख रहा है सबको? पक्की बात है। यहां पर इंटेंसिटी क्या मिली थी? 0 मिल गई थी। मतलब दो वेव मिली। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तुमने ये कैसे कर दी एनर्जी 0? हीट बन के उड़ गई। उड़ के कहां गई? कहने लगे वो पेड़ पे बैठी है, उड़ के गई है। जाग रहे हो ना? देखते रहना। देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये इधर का कचरा हटा दे। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं हटा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मेरे पास दो वेव हैं, पॉइंट पी पर एनालिसिस चल रही है। पहले किसी और पॉइंट पर एनालिसिस चली थी। y1 डबल डैश की वैल्यू बोलो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ही आएगा ओमेगा के लैम्डा बाई 2। के लैम्डा क्या होता है? के लैम्डा क्या होता है? के क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इन टू लैम्डा। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। y2 डबल डैश क्या आएगा? ए बोलते रहो बोलते रहो। ए साइन ओमेगा टी माइनस माइनस के एक्स प्लस पाई। इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ो जल्दी से। फेजर के लिए मैं तुम्हें पॉइंट दे देता हूं, फेजर के लिए मैं तुम्हें एक लाइन दे देता हूं, जल्दी से को जोड़ दो। 0 आ रहा है? 0 आ गया? तो मैंने कहा चलो जोड़ते हैं। ये -2 पाई पर जाएगा, तो यहां से -2 पाई चल के आ जाओ और पहली वेव बना दो ए लेंथ की। ये y1 का तो हो गया, ऊपर वाले का हो गया। अब क्या करें? अरे यार मैं क्या कर दिया हूं, लैम्डा बाई 2 का आंसर दे दिया था। ओए 2 कहां गया? ओए तेरी, यहां पर 2 भी तो था यार। के लैम्डा, तभी मैं कह रहा हूं मेरा पूरा मैथ्स की बेस 2 भी तो था। हाँ तो ये तो पाई आएगा यार। मैंने कहा इतना मूर्ख में कैसे हो गया। चलो फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, बनाओ डायग्राम बनाओ। तो अभी मैंने कहा भैया देख लो, ये वाला माइनस पाई गया है, माइनस पाई गया मतलब यहां बनेगा ऐसे। पहला वाला ए तो आ गया, दूसरा वाला ए बनाओ, ये प्लस गया है, दूसरा वाला यहां बनेगा ए। तो अभी y की वैल्यू क्या लिखोगे? y नेट बराबर 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस या माइनस पाई, वट एवर। प्लस पाई एंड माइनस पाई बोथ आर सेम, एक ही जगह पहुंचते हैं। प्लस पाई करो या माइनस पाई करो, एक ही जगह पहुंचते हैं। तो प्लस पाई लिखो माइनस पाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर इंटेंसिटी चाहिए मुझको। इससे रिलेटेड जो इंटेंसिटी थी वो आई थी, इससे रिलेटेड जो इंटेंसिटी थी वो आई थी। तो अभी नेट इंटेंसिटी मुझे चाहिए। कैसे बताऊं मैं इंटेंसिटी? तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, भूल गए? तो ये इंटेंसिटी 4a स्क्वायर के बराबर आएगी। आएगी। तो ये कितनी इंटेंसिटी आ गई? एक और एक जोड़ के कितने होते हैं? 4 कैसे हो गई? एक और एक जोड़ के 2 होते हैं, 4 कैसे हो गए? पहले एक और एक जोड़ के तुम 0 कर दिए थे। इसकी इंटेंसिटी आई थी, इसकी इंटेंसिटी आई थी, जोड़ के तुम 0 किए थे। इस बार तुम एक और एक जोड़ के 4 कर रहे हो। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब वेव सुपर इंपोज करती हैं तो कहीं की एनर्जी कहीं चली जाती है ना? तो वेव के सुपर इंपोजिशन से एक दूसरे से मिलने से क्या हुआ, कुछ जगहों पर ऐसा लगा जैसे एनर्जी खत्म हो गई, वो वास्तव में वहां से हट के कहीं और चली गई थी। ऐसी जगह पर जहां पर इंटेंसिटी 0 मिलेगी उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनिमास कहते हैं। और जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी उन्हें क्या कहते हैं? मैक्सिमास कहते हैं। ठीक है,
अब जानलेवा हमला होगा, पक्की बात है, सुन रहे हो? ठीक है, देख रहे हैं ये जो अंतर आपने देखा, अलग अलग जगह पर अलग अलग इंटेंसिटी आई, ये अलग अलग क्यों आई? क्या क्या वेव क्या वेव अलग अलग तरह की थी? क्या वेव के सोर्स से जो लाइट या जो वेव बन रही थी, क्या वो ये वेव केवल पाथ, ये जो है ना, ये ऐसे सोर्स जिनके बीच का फेज का अंतर, जिनके बीच का फेज का अंतर टाइम के साथ ना बदले, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ऐसे सोर्स, इसकी फेज लिख लो φ1, इसकी फेज लिख लो φ2, और इसको घटाओ, तो घटा के अगर कोई कांस्टेंट चीज मिले या जीरो मिले, तो ऐसे सोर्सेज को क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनकी फेज का डिफरेंस समय के साथ चेंज ना हो, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, कि अगर मैं तुम्हें एक सोर्स दे दूं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 30 डिग्री, और एक दूसरा सोर्स की वेव, दो सोर्सेज से आने वाली वेव्स है, इज इक्वल टू a2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 60 डिग्री, क्या ये कोहेरेंट सोर्स है? आए? हाँ जी बोलो। नहीं है, क्यों? आप इसकी फेज लिखो और इसकी फेज लिखो, तो अभी आपको जो डेल्टा फाई मिलेगा वो क्या मिलेगा? ओमेगा टी प्लस समथिंग, और समय बदलेगा तो ये ओमेगा टी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसका मतलब है फेज कांस्टेंट नहीं रहेगी समय के साथ। तो समय के साथ अगर सोर्सेज को कोहेरेंट होना है, तो कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या है? क्या है? डेल्टा फाई कांस्टेंट होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या होने चाहिए? मतलब फ्रीक्वेंसीज दोनों सोर्सेस की क्या होनी चाहिए? तो दो सोर्सेस के कोहेरेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है, क्या है? हाँ, फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो ओमेगा 1t ओमेगा 2t कैंसिल ही नहीं होंगे, है ना? तो फिर वेव कोहेरेंट हो ही नहीं सकते सोर्स। ठीक है, चलो 1 मिनट पीछे चले। हाँ बोलो। ए क्यों सेम होना चाहिए? के जो है ना, वो मीडियम डिपेंडेंट चीज है। ये वेव लिख दी है मैंने, मुझे वेव नहीं लिखनी थी, मुझे सोर्स लिखने थे। लो, सोर्स आ गए। ये तो जब मीडियम में आगे जाएगी तब के फे आएंगे, अब नहीं है कुछ भी, घबराने की कोई बात नहीं। और क्या है ना, सोर्सेस की बात हो रही थी। ये कुछ गड़बड़ लिखा है, सीई। ठीक है अभी, चलो आओ। चलिए चलिए चलिए, देखिए देखिए, अभी देखिए एक सोर्स है S1, एक दूसरा सोर्स है S2। ठीक है, सो देखते रहना, ये दोनों सोर्स कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2। तो अभी ए नेट की वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग? A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। व्हाट इज डेल्टा फाई? फेज डिफरेंस होता था। तो अगर मैं इसमें नेट इंटेंसिटी की बात करूं, तो इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो आई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी?
जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो, तो मैक्सिमा की कंडीशन लिख देते हैं हम लोग। किसकी कंडीशन? मैक्सिमा की। तो उसमें कॉस डेल्टा फाई को क्या लिखोगे? +1 के -1? +1 तो डेल्टा फाई क्या लिखोगे? 0 4 π/2 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 2n पाई नहीं 2n-2 पाई, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पर 0 आना चाहिए। 2n पाई इज नॉट इट्स nth टर्म। हाँ पाई, ठीक है, वो तो फालतू की बात है, टेंशन ना लो। मिनिमा की कंडीशन बताओ, छोटी मां की कंडीशन क्या है? तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी? तो डेल्टा फाई क्या होगा? पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 2n-1 पाई। एपी ढंग से बनाना सीखो। 2n+1 पाई, n+1th टर्म है, nth टर्म इज 2n-1 पाई। अरे तुम लोगों को एपी नहीं आती? आती है, लेकिन कहने लगे धीरे धीरे आती है, इतनी तेजी से नहीं आती जी। हाँ, थोड़ा चलने में थोड़ा ऐसे चिकनगुनिया हो गया उसको बोले, पोलियो लो। ठीक है, आगे चलें? चलो, हो गया नहीं, सबने लिख लिया? 1 मिनट और, मैं चाय पी लेता हूं, तुम तब तक छपाई करो। समय भी हो गया है, अरे बाप रे। ये एक सोर्स S1, सोर्स S2, यहां से ऐसे ऐसे वेव पहुंची, ठीक है, पहुंच जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी पहुंचो, ऐसे क्या है, ठीक है। यहां पर मिल रही है मिनिमम इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी थी I, इसकी भी थी, इसकी 4I कर लो। किसी और दूसरे जगह पर देखा, किसी और दूसरी जगह पर देखा, अब ये मैं लहरा लहरा के नहीं यहां पर मिल रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी उसे I मिनिमम कहेंगे, यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी उसे I मैक्सिमम कहेंगे। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम की वैल्यू बताओ जल्दी, 15 सेकंड रहते हैं। मैं लिखूं? मैं लिख देता हूं, चलो मैं लिखता हूं। I मैक्सिमम ऊपर रखना है और I मिनिमम किधर? नीचे। तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2, और मिनिमम में आएगा I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 √I2, यही आएगा। तो ऊपर आ गया 4 और 1 5 और 4 9, 9I, नीचे कितना आया? बस I, तो 9 आ गया आंसर। ना हो पाएगा? हो पाएगा? ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मॉड्यूल है किसी के पास? मॉड्यूल? अरे दे दो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे नहीं मिला, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, मिल गया मिल गया, धन्यवाद। इसमें वेव कहां पर है? जल्दी 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 जल्दी, अरे एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, आ गया वेव ही है ये। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, बस बस। प्रारंभ, 1 से 13, 1 to 13 प्रारंभ, ठीक है, करेंगे 1 to 13। चलो भाई, डीपीपी में अभी कुछ पार्ट अभी बाकी है, एक साथ दे दिया उसमें सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।